a dreamer. एकेडमी, मेरा नाम जकाउल्ला। आज हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने एक्सरसाइज देखे थे डिटरमिनेंट की, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ चुके थे। अभी हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्या? ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। ये जो दिख रहा है रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। पहले इसका मतलब समझेंगे, अनचेंज का मतलब क्या होता है और रो और कॉलम आर इंटरचेंज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप इसका पहला मतलब समझ लो। मेरे पास डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू मैंने ले लिया 3, 2, 4, 3, 1, 0, 3, 0, 2। ये अपनी मर्जी से एक डिटरमिनेंट मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। अब क्या प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है ये? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मतलब इसका जो भी आंसर है, इसका जो भी आंसर है, इसको मैंने मान लिया कि डी। ये क्या है? डी है। समझ में आ रहा है? इसको D1 मान लो। समझ में आ रहा है? इसको D1 मान लिया मैंने। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, समझ में आ रहा है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। अनचेंज कब रहेगा? जब इफ अगर इट्स रो एंड कॉलम, इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर एक भी रो, एक भी, समझ में आ रहा है, एक भी रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ, अगर मान लो इसको मैंने D2 मान लिया। अब इंटरचेंज का मतलब क्या है? रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यानी कि इसकी तीन कंडीशन है। R1 को इंटरचेंज कर दो C1 में। अब ये R1 का बताया था मैंने, मतलब क्या होता है? R1 मतलब फर्स्ट रो, R1 मतलब फर्स्ट रो, ये है R2 मतलब सेकंड रो, ये R3 मतलब थर्ड रो। समझ में आ रहा है? ये C1 है मतलब फर्स्ट कॉलम, ये C2 है मतलब सेकंड कॉलम, ये C3 मतलब थर्ड कॉलम। यानी कि R1 को C1 बना दो या R2 को C2 बना दो, समझ में आ रहा है, या R3 को C3 बना दो। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम करते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखो ये R1 है, मैं इसको C1 बना रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा? ये 3, 2, 4 है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 3, 2, 4। और ये क्या है? C1 था ना, ये R1 को मैं कॉलम में लिख दिया। कॉलम को किस में लिखूंगा? रो में लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा? 3, 3, 3, तो क्या हो जाएगा? 3, 3, 3। और बाकी का ये एज इट इज रहेगा 1, 0, 0, 1, 0, 2। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब हमें तो मालूम तो पड़ गया कि इसकी D1 और D2 की वैल्यू चेंज नहीं होती। वो स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोई भी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को जब चेंज करते तो उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आती है। बराबर। अभी हम इसको ये स्टेटमेंट को हम प्रूफ करके देखते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं और इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं। अगर दोनों ही इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ट्रू है। समझ में आ रहा है? अभी देखो इसको पहले मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ये वाले डिटरमिनेंट को। इसको कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं मैं आप लोग को बताया था कैसे निकालते। सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा? देखो 3 का 3 लिखना पड़ेगा। 3 का 3 लिखा मैंने, ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, तो बचेगा अपने पास 1, 0, 0, 2। तो इसको डिटरमिनेंट में लिखना पड़ेगा 1, 0, 0, 2। डिटरमिनेंट में लिख दिए। अगर मैं फिर दूसरा क्या बताता है, ये +2 है तो किस में लिखना पड़ेगा? -2 लिखना पड़ेगा। अगर प्लस में तो माइनस लिखने हैं, माइनस है तो प्लस में लिखना है, मिडिल टर्म। समझ में आ रहा है? अब इसका कॉलम चले जाएगा और इसका रो चले जाएगा, तो बचेगा 3, 3, 0, 2। तो इसको डिटरमिनेंट में लिखने का 3, 3, 0, 2। बराबर। अब यहाँ पे मैंने +4 लिखा, +4 लिखा। बराबर। समझ में आ रहा है? +4 लिख देता हूँ मैं। अब +4 का डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा मुझे। इसका कॉलम चले गया, इसका रो चले गया, क्या बचा मेरे पास? 3, 3, 1, 0। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3, 3, 1, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। अपन कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग को बताया था मैं। 3 का 3, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने का आप लोग 10th में कर चुके हैं। 2 1 जा 2, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। बराबर। ये -2 का -2 लिखा। 3 2 जा 6, माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। +4 का +4 लिखा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। -3 1 जा 3। समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। 2 में से 0 गए तो 2 बचा, 2 में से 0 गए तो 2 बचेगा, और 3 2 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। -6 में से 0 गए तो 6 बचा, 6 में से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -12, और ये -12 और ये क्या हो जाएगा?
6 2 से कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब ये क्या बचा, इधर ध्यान देंगे, 0 में से 3 गया तो -3 बचा, -3 को 4 से, ये इसके बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है, 4 3 से क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इधर ध्यान देंगे, इसको देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। समझ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, -24 में से 6 गया तो कितना बचेगा -18 बचेगा। यानी कि ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे हमें कितना मिला -18 मिला। अब हम ये चेक करेंगे सिमिलरली, जैसा इसका डिटरमिनेंट हमने फाइंड करे है उसी तरीके इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करके देखते हैं इसका क्या, इसका भी आंसर -18 आता है। अगर -18 आए तो ये स्टेटमेंट राइट है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये बोल रहा है अगर रो को कॉलम कर देते तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, इसको रफ कर रहा हूँ। अब ये इसका आंसर कितना मिला था, पहले D1 की वैल्यू अपने को कितनी मिली थी -18 मिली थी, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब इसका डिटरमिनेंट मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी मिली थी मुझे -18, D1 कितना मिला था -18 मिला था, बराबर ना। अब इसका मैं निकाल रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, D2 इज इक्वल टू, अब इधर ध्यान देंगे, इधर से क्या लिखा मैंने 3 लिखा तो 3 का 3 हो गया ये। अब इसका कॉलम जाएगा, इसका रो जाएगा, तो बचेगा क्या 1002, तो इसको डिटरमिनेंट में लिखना पड़ेगा 1002। समझ में आ रहा है, इसको डिटरमिनेंट में लिख दिया। ये +3 है, समझ में +3 तो क्या लिखना पड़ेगा -3 लिखना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट के अंदर लिखना पड़ेगा। ये कॉलम गया, ये रो गया, तो क्या बचा 2402, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2402। अब ये क्या हो जाएगा +3 का +3 लिखा, ये कॉलम चले गया, ये रो चले गया, तो क्या बचा अपने पास बोलो तो 2140, तो क्या हो गया 2140। समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है अपने को, 3 का 3 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, -0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये -3 का -3 लिखा, 2 2 जा 4, -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये प्लस का प्लस लिखा, ये 3 का 3 लिखा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, -4 1 जा 4। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज, अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब ये 2 में से 0 का तो कितना बचेगा, 2 में से 0 का तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब ये क्या 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना 4 3 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या -4 है, ये कितना है -4 है ये। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 3 में से -4 गए तो कितना बचेगा, 0 में से -4 गया तो कितना बचेगा -4 बचेगा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करने पे अपने को मिला +6 -12 -12, करेक्ट है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बराबर, माइनस माइनस प्लस होता है, -12 कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, 24 में से 6 गया तो कितना बचेगा -18 बचेगा, बराबर। इसका भी आंसर कितना आया था -18 आया था। अब इधर आप लोग गौर से देखिए, D1 और D2 में क्या था, रो को हमने कॉलम बना दिया था। देखो ये रो था, रो को मैंने कॉलम बना दिया था, जो कॉलम था उसको मैं रो बना दिया था। क्या उसकी वैल्यू में कुछ डिफरेंस आया, नहीं आया। तो यही तो हमें प्रूफ करने का था। क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये जो वैल्यू है, ये जो आंसर आया है उसको बोलते हैं वैल्यू, बोलते हैं क्या बोलते हैं वैल्यू बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज बोल दिया। आगे कंडीशन क्या दे रहा है, इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, रो को जो रो है उसको कॉलम बना देते, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पहली प्रॉपर्टी थी, लिख के लो, ये प्रूफ के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि कोई भी दो डिटरमिनेंट है, अगर उसको रो को मैं कॉलम बना रहा हूँ, कॉलम को रो बना रहा हूँ, तो उसकी आंसर में उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने प्रूफ भी कर चुका है। अब दूसरा आंसर देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टू रो और टू कॉलम, मतलब क्या रहा है, इफ टू रो और कॉलम, मतलब रो और कॉलम दोनों के साथ में बात कर रहे हैं, रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, पहले ये समझोगे। R1 इंटरचेंज में R2 लिखता हूं, ठीक है, R1 इंटरचेंज R2 लिखता हूं,
तो इसका मतलब क्या है, R1 की जगह पर R2 लिखना है और R2 की जगह पे R1 लिखना है। इसका मतलब क्या, इंटरचेंज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटरचेंज बोलते हैं। इसका मतलब है R1 की जगह पे R2 लिखो, R2 की जगह पे R1 लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से एक डिटरमिनेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, 3 4 2 1 0 8 7 0 2, ठीक है, अपनी मर्जी से ये डिटरमिनेंट लिखा। अब इसके अंदर ये क्या है, R1 R2 R3 C1 C2 C3। अब ये क्या बोल रहा है, देखो कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज कितने तरीके से हो सकता है, देखो टोटल 3 रो है अपने पास, ठीक है, इधर ध्यान देंगे, R1 इंटरचेंज R1 है, इधर ध्यान देंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो R1 है कॉमा R2 है और R3 है, फिर कॉमा C1 है C2 है और C3 है। समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है, ये कितना है, C1 है, 1 2 3 4 5 6 है। अब इसको कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, देखो इधर ध्यान देंगे, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, R1 को मैं R2 में इंटरचेंज कर सकता हूँ, R1 को R2 में इंटरचेंज कर सकता हूँ, R1 को मैं R3 में इंटरचेंज कर सकता हूँ। अभी आप लोग बोले सर R1 को क्या C1 में इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से। इसमें क्या बोल रहा है, एनी टू रो और कॉलम इंटरचेंज होगा, तो रो रो से इंटरचेंज होगा, कॉलम कॉलम से इंटरचेंज होगा। तो इसमें ये मैं बोल सकता हूँ R1 इंटरचेंज टू R2, R1 इंटरचेंज टू R3। कितने लोग इसी को इस तरीके से भी लिखते हैं, R2 इंटरचेंज टू R1, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। R1 इंटरचेंज टू R2 का मतलब क्या, R1 की जगह पे R2 लिखो, और R2 इंटरचेंज R1 का मतलब क्या, R2 की जगह पे R1 लिखो, R1 की जगह पे R2 लिखो, बात एक ही है। इसी तरीके से इसमें भी मैं लिख सकता हूँ R3 इंटरचेंज टू R1, इसका मतलब और इसका मतलब कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। ये क्या बोल रहा है, R1 की जगह पे R3 लिखो, R3 की जगह पे R1 लिखो। ये क्या बोल रहा है, R3 की जगह पे R1 लिखो, R1 की जगह पे R3 लिखो। समझ में आ रहा है, इसको ये चार तरीका जो है ये एक्चुअल में दो ही तरीका रहता है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं, कॉलम में C1 को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ C2 में, समझ में आ रहा है, और C1 को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ C3 में। C1 इंटरचेंज C2 हो सकता है, C1 इंटरचेंज C3 हो सकता है। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इधर ध्यान देंगे, क्या C2 इंटरचेंज C1 बोल सकता हूँ मैं, बात एक ही है। C1 की जगह पे C2 लिखो, C2 की जगह पे C1 लिखो, इसका मतलब क्या, C2 की जगह पे C1 लिखो, समझ में आ रहा है, C2 की जगह पे C1 लिखो, C1 की जगह पे C2 लिखो। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर ध्यान देंगे, C3 इंटरचेंज टू C1, समझ में आ रहा है। ये तरीका है इंटरचेंजिंग का। इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होता है, रो और रो रो से इंटरचेंज होगा, कॉलम कॉलम से इंटरचेंज होगा। अब स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, इफ टू रो और कॉलम, कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। समझ में आ रहा है। अभी क्या बोल रहा है, अगर हम R1 की जगह पे R2 लेते हैं और R2 की जगह पे R3 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले स्टेटमेंट को समझिए, इधर ध्यान देंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। सबसे पहली चीज, मान लो कि इसकी वैल्यू मेरे पास सॉल्व करने पे, मान लो मैं पक्का नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा अज्यूम कर लो कि मेरे पास D1 की वैल्यू मेरे पास 9 आई, ऐसा मान के चलो, परफेक्ट नहीं, मुझे खुद को नहीं मालूम कि कितना आएगा, ये मान के चलो। अभी मैं सॉल्व कर दूंगा, वीडियो लंबा होगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसकी वैल्यू मान लो कि मेरे पास 9 आई, मान के चलो, और मैं इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आई R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, क्या अप्लाई कर रहा हूँ, R1 इंटरचेंज टू R2 बराबर R1 की जगह पे मैं R2 लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, डिटरमिनेंट। देखो ये R1 की जगह पे ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 108 जो है ये ऊपर चले जाएगा 108, और ये क्या हो जाएगा 342, और ये एज इट इज रहेगा 702। इन दोनों के आंसर में बस और सिर्फ इतना ही फर्क रहेगा। इसका आंसर कितना आया था, 9 आया था, तो इसका आंसर कितना आएगा, -9 आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। मतलब ये बोल रहा है, कोई भी दो रो या कॉलम को जब हम चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अगर ये प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये माइनस में आता है तो ये किस में आएगा, 100% प्लस में आएगा। समझ में आ रहा है, मैं एक एग्जांपल लेके सॉल्व करा रहा हूँ, इसका डिटरमिनेंट आप लोग को जैसे मैं निकालता हूँ उसी तरीके से निकालना है। समझ में आ रहा है, ये एक दूसरी प्रॉपर्टी थी, आप लोग खुद प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसा करना है सॉल्व आप लोग को, ठीक है।
लिख के लो इसको। प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। अपनी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, इफ एनी टू रो और कॉलम, कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम, इसका मतलब क्या है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एज इट इज सेम सेम। समझ में आ रहा है, जैसे कि मैं हूं, मैं आईने में देखता है तो वो जो आईने में तस्वीर दिख रही है वो मेरा क्या है, आइडेंटिकल है। समझ में आ रहा है, तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम आर आइडेंटिकल, मतलब सेम हो जाए, यानी कि R1 या R2 या R3 या C1 या C2 या C3, तीन रो रहते हैं, तीन कॉलम रहते हैं, जिसमें से दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए देन इट्स वैल्यू इज 0। स्टेटमेंट समझा आप लोग को, देखो इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। मान लो कि मेरे पास ये कितना है, 3 2 1 1 2 1, ठीक है, 3 2 1। अब ये कितना है, एक काम करता हूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूं, 3 2 1 3 2 1 0 1 2, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग गौर करेंगे, सबसे पहली चीज ये जो डिटरमिनेंट मैंने अपनी मर्जी से लिखा हूं, इसके अंदर देखो दो कॉलम सेम है, दो कॉलम सेम है, देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। क्या एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, कोई भी डिटरमिनेंट का अगर दो कॉलम या दो रो अगर इक्वल आ जाए, सेम दिखने लगे, तो उसका डिटरमिनेंट आंसर कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगर आप लोग को डाउट हो रहा है कि मतलब ये करेक्ट है कि रॉन्ग है कि क्या है, तो आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। चलो देखो प्रूफ अपन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से क्या लिखा, 3 लिखा, यहाँ से कितना लिखा, 3 लिखा, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो कितना बचेगा, 2 1 1 2, तो जैसे लिखा 2 1 1 2, ये हो गया। ये क्या +3 है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अभी का इसका कॉलम गया, जैसे +3 इधर से क्या हो गया, -3 लिखा, इसका कॉलम चले गया और इसका रो चले गया, तो क्या बचा 2 1 1 2, तो जैसे लिखा 2 1 1 2। अब जैसे क्या लिखा +0, इसका डिटरमिनेंट मुझे लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम चले जाएगा, ये रो चले जाएगा, तो क्या बचा 2 1 2 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 1। अब इसको सॉल्व करने में देखना आंसर 0 ही आएगा अपना, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये कैसा रहेगा, 3 का 3 लिखा, 2 2 जा 4, -1 1 जा 1, ठीक है, -3 का -3 लिखा, 2 2 जा 4, -1 1 जा 1, क्लियर है, प्लस 0 का 0 लिखा, 2 1 जा 2, -2 1 जा 2, क्लियर है। अब इधर ध्यान दीजिए, 3 का 3 लिखा, 4 में से 1 गए तो 3 बचा, -3 का 3 लिखा, 4 में से 1 गए तो 3 बचा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, प्लस देखो ये 0 का 0 लिखा, 2 में से 2 गए तो कितना बचा, 0 बचा। समझ में आ रहा है, 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, +9 -9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 + 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि देखो प्रूफ हो गया। आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लेके देखो, कोई भी अगर दो रो कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। प्रॉपर्टी थर्ड बोल रही थी, क्या बोल रही थी, प्रॉपर्टी थर्ड नंबर क्या है, अगर कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गई, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इस तरीके से अपनी मर्जी से इस तरीके से लेता हूं, 2 5 8 3 0 3 0 2 और 2 5 8। अब इसमें क्या हो गया, देखो सबसे पहले आप लोग चेक करो, 2 5 8 यहाँ पर है, 2 5 8 यहाँ पर है, यानी कि R1 और R2 R3 देखो आइडेंटिकल है, तो इसका 101% इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट था। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देख चुके हम लोग, अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, लिख के लो इसको। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। स्टेटमेंट को पहले समझेंगे अच्छे से, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन बहुत इजी है। क्या बोल रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट के। पहले इतना समझेंगे, इतना स्टेटमेंट का मतलब समझेंगे। क्या बोल रहा है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम को के से मल्टीप्लाई करो। मान लिया कि के से इसको मल्टीप्लाई करा, सपोज मान लो, हाँ कोई भी रो से कर सकते, एक नंबर कोई भी, जैसे मेरे पास बाहर के था तो आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो इस के को
इस के को कैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो कोई भी रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो कोई भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि के को R1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, के को R2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसी एक के साथ, या के को R3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या तो के को C1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, के को C2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, के को C3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वो स्टेटमेंट बोल रहा है इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट के, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से मैं के को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सो ऑब्टेन इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। अगर इस तरीके से है तो क्या मैं के को कॉमन ले सकता हूँ, के को मैं कॉमन ले सकता हूँ। के को कॉमन लेने का फिर से मैं वापस से लिख सकता हूँ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बराबर। अच्छा अब ध्यान देंगे, अब इसको मुझे के से मल्टीप्लाई करने का है, इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। अभी यहाँ से मैं के को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब ये के को इससे मैं किसी से मल्टीप्लाई कर सकता है, तो R1 से मल्टीप्लाई कर सकता, R2 से मल्टीप्लाई कर सकता, R3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या तो C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं मान लो कि मैं C1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3, समझ में आ रहा है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे लिखना पड़ेगा, और इसको के से इधर एक कॉलम से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल मैं बताया था आप लोग को, ये एग्जांपल मैं ले चुका हूँ। ठीक है, ये अपनी मर्जी से लिया था मैंने, 3 2 1 4 2 1 5 2 1। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई किया, C1 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और बाकी का ये R2 और R3 क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। इसको लिख के लो, पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए क्या बोल रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू टर्म। अगर दो टर्म इस तरीके से है एनी रो और एनी कॉलम में, मान लो कि इसके अंदर अभी R1 में दिया हुआ है, कैसा दिया है, A1 प्लस एक्स B1 प्लस वाई C1 प्लस जेड, ये कोई भी टर्म है, मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। द टर्म द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस, देखो वापस मैं रीड कर रहा हूँ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू टर्म द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट। ये एक ही डिटरमिनेंट था, इसको मैं दो डिटरमिनेंट में कैसा लिख सकता हूँ, इधर ध्यान देंगे, ये क्या था, A1 प्लस एक्स B1 प्लस वाई C1 प्लस जेड, ये A2 B2 C2 A3 B3 C3 बराबर। अब इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, A1 B1 C1 प्लस एक्स वाई जेड। देखो इन दोनों को सेपरेट कर, इसको क्या कर ब्रेक किया, मैं क्या कर स्प्लिट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस एक्स B1 प्लस वाई C1 प्लस जेड, समझ में आ रहा है। और ये एज इट इज दो कॉलम ऐसे ही रहेगा, देखो A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3 बराबर, समझ में आ रहा है। तो ये इसका कहने का मेरे ये प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के अंदर वेरिएबल अगर ऐड हो रहा है, कोई भी, अब इसके अंदर कैसा ऐड हो रहा था, तो उसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें लिख के दिया होता है। समझ में आ रहा है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही कम यूज होती है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 काफी यूज होती है, बहुत कम क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, एडिशन है, समझ में आ रहा है। ये क्या है, दो डिटरमिनेंट का एडिशन इस तरीके से, समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान देंगे, अगर मैं ये बोलता हूँ ये दोनों है, अगर ये अपने को मालूम नहीं, तो आप लोग ऐड करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, A2 B2 C2 A, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इसका क्या वेरिएबल है ना ये, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस एक्स प्लस, समझ में आ रहा है, B1 प्लस वाई C1 प्लस जेड, समझ में आ रहा है। इसको लिख के लो। अब देखते हैं 6 प्रॉपर्टी। ठीक है, अब तक हम लोग ने 5 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, छठी प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं। देखो जितनी मैं प्रॉपर्टी आप लोग को बता रहा हूँ, ये तभी ज्यादा समझ में आएगी जब हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, खाली प्रॉपर्टी को समझते हुए चलो, नोट्स बनाते हुए चलो साथ ही साथ में। छठी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम,
क्या बोल रहा है, एनी रो और कॉलम इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कोई भी रो और कोई भी कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट सो ऑब्टेन रिमेन्स अनचेंज्ड। मान लो कि इस तरीके से मेरे पास मैट्रिसेस है, क्या है, a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड, a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ। अब ये देखो, ये क्या दिया अपने को, एक्स वाई जेड वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, a1 b1 c1 a1 b1 c1 प्लस एक्स वाई जेड, क्लियर है। अब इसको ऐसे लिखा, देखो R2 ऐसे लिखा हो, A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसको ऐसे लिख रहा हूं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा अपने को कि अगर कोई भी रो में अगर हम क्या कर रहा हूं मैं, अगर हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, तो इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में है हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करें तो ज्यादा समझ में आएगा, इसको लिख के लो, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते क्या है। देखो 7वीं प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है, 7वीं प्रॉपर्टी में, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट अबव और बिलो, इसको समझेंगे, ये मेन चीज ये है, अबव और बिलो द मेन डायगोनल, डायगोनल के अबव या तो बिलो, समझ में आ रहा है, द मेन डायगोनल इज 0, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, दैट इज, सबसे पहले से इसको समझेंगे, इधर ध्यान देंगे। देखो दो टाइप की मैट्रिक्स मैं बता रहा हूं, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर नीचे डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट के अगर नीचे 0 बन रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के अबव में 3 0 बने हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है। यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या बोल रहा है, इधर ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। यानी कि देखो ये भी डायगोनल एलिमेंट है, ये भी डायगोनल एलिमेंट है, समझ में आ रहा है। ये कौन सा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, अपर ट्रायंगुलर, ये कौन सा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये कौन सा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इस कंडीशन में आप लोग को डिटरमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इधर 0 इधर 0 तो इधर 0, बाकी का कुछ एक्सपांडेशन नहीं करना है। मैं आप लोग को बताया था R1 R2 R3 से भी कर सकते हैं, C1 C2 C3 से भी एक्सपांडेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 0 है। अगर इस कंडीशन में आपने को डिटरमिनेंट निकालना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, A1 मल्टीप्लाई बाय A2, A1 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय C3, इस तरीके से हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं अपनी मर्जी से, इधर लिखा 1 2 3 0 4 2, समझ में आ रहा है, 0 0 2। अब इसका डिटरमिनेंट आप लोग कैसे निकालेंगे, एक तो नॉर्मली जैसा अपन निकालते हैं वैसा भी निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब डायरेक्ट अपने को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये डायगोनल एलिमेंट को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, 4 1 4 4 2 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा डायरेक्ट। आप लोग को नहीं यकीन है तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट जो भी है, डायगोनल एलिमेंट के अगर नीचे 3 0 है या डायगोनल एलिमेंट के ऊपर 3 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देते उस डिटरमिनेंट की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सी चेंज करता हूं, इसको मैं क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और यहां पर मैं क्या कर दिया, 0 लिख दिया। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको तीनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आ रहा है। ये वैल्यू कुछ भी हमें उससे मतलब नहीं है, चाहे इधर इधर 14 कर दिया मैंने, 13 कर दिया, 12 कर दिया, तो भी कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। अगर इस कंडीशन में है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, इस कंडीशन में है तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 7 प्रॉपर्टी मैंने बताया, उसको लिख के लेना है आप लोग को। अब हम इस प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे, इसको लिख के लो।